नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधूरी मोहब्बत की कहानी। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर एक बार फिर क्यों विनोद खन्ना चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दें, माधुरी दीक्षित की एक फिल्म 37 साल पहले आई थी। फिल्म थी दयावान। इसमें विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित की जोड़ी क्या खूब जोड़ी साबित हुई थी। उनकी एक सीन था जिसमें किसिंग सीन था। इस सीन में पूरे देश में हलचल मचा दिया था। कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया था कि उस सीन के दौरान विनोद खन्ना ने माधुरी के होंठ काट लिए थे और इस सीन ने सनसनी मचा दी थी। मीडिया में भी इसकी खूब आलोचना हुई। कहा जाता है बाद में विनोद खन्ना ने इस सीन के लिए माधुरी दीक्षित से माफी भी मांगी थी। हालांकि फिल्म का गाना आज फिर तुम पे प्यार आया है, जो पंकज उधास ने गाया था, सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग साबित हुआ। लेकिन इस सॉन्ग के लिए माधुरी दीक्षित आज भी अफसोस करती हैं। चलिए जानते हैं विनोद खन्ना और उनके बारे में, उनकी अधूरी मोहब्बत के बारे में। जी हाँ, विनोद खन्ना एक ऐसा नाम है जो कि एक सुपरस्टार के तौर पर लिया जाता है। उनका जन्म 1946 पाकिस्तान के पेशावर में हुआ और नाम रखा गया विनोद खन्ना। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था एक साधारण सा बच्चा करोड़ों दिलों का हीरो बनेगा। बंटवारे के बाद इनका परिवार अमृतसर आ गया। पंजाब का वो पुराना दौर, बंटवारे की आग और एक परिवार जो उजड़कर नए सिरे से बसना चाहता था। विनोद खन्ना का बचपन बहुत आसान नहीं था। उनके पिता बिजनेसमैन थे, लेकिन हालत ने उन्हें कई बार गिराया और उठाया भी। कहा जाता है विनोद खन्ना ने बचपन से ही लड़कियां के बीच पॉपुलर रहे हैं। उनकी हाइट, उनकी आंखें और उनकी स्माइल सब कुछ अलग था। क्लास में टीचर भी उन्हें पसंद करते थे, लेकिन विनोद को पढ़ाई से ज्यादा थिएटर में मजा आता था। सेंट जेवियर्स मुंबई वही विनोद का असली रूप सामने आया। वो डिबेट्स, नाटकों में हिस्सा लेने लगे और धीरे धीरे उनके अंदर एक एक्टर पनपने लगा। लेकिन एक दिक्कत थी, विनोद के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में स्टार बने। उन्हें लगता था ये काम बदनामी वाला है। पर विनोद खन्ना के दिल में हीरो बनने का ख्वाब बैठ चुका था। वो राजेश खन्ना की फिल्में देखते थे और खुद को पर्दे पर इमेजिन करते थे। 1968 में विनोद को मौका मिला, वो भी विलेन बनने का। मन का मीत सुनील दत्त साहब ने यह फिल्म बनाई थी। विनोद को विलेन का रोल मिला और उन्होंने ऐसा रोल निभाया कि वो आज तक नहीं भूल पाए और विलेन को वो हमेशा याद रखा गया। कौन जानता था ये विलेन एक दिन अमिताभ बच्चन को तक चुनौती दे देगा। मेरा गांव मेरा देश धर्मेंद्र के साथ, पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, विनोद खन्ना धीरे धीरे स्क्रीन पर अपनी जगह बना रहे थे। लड़कियां उनकी तस्वीरें किताबों में रखती थी, लड़के उनकी हेयर स्टाइल कॉपी करते थे। पर्दे पर विनोद खन्ना जितने रोमांटिक थे, असली जिंदगी में उनका दिल और ज्यादा पिघल जाता था। कई बार तो स्टार्स के साथ अफवाहें जुड़ने लगी, पर उस वक्त विनोद खन्ना सिर्फ करियर पर फोकस कर रहे थे। धीरे धीरे विनोद खन्ना एक के बाद एक फिट फिल्में देने लगे, पर एक स्टारडम की कीमत थी परिवार से दूरी। घर वाले अब भी नाखुश रहते थे। बेटा ग्लैमर की दुनिया में जा चुका था, पर विनोद खन्ना का कहना था मुझे सिर्फ स्क्रीन पर अमर होना है। उस दौर में बहुत से एक्टर कहते थे अगर विनोद खन्ना ना होते तो शायद अमिताभ बच्चन का भी इतना दबदबा न होता। विनोद खन्ना में वो रॉयल लुक था जो उस वक्त के किसी हीरो में नहीं था। उनका अंदाज, उनकी बॉडी और उनका लैंग्वेज सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन उनकी मोहब्बत कहीं ना कहीं अधूरी साबित हो गई। 70 का वो दौर, विनोद खन्ना उस वक्त फिल्मों में धीरे धीरे बड़ा नाम कर रहे थे, लेकिन असल में अब भी वह अमृतसर का सीधा साधा लड़का थे। गीतांजलि उनकी फैमिली फ्रेंड थी। कहा जाता है दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई। गीतांजलि खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और विनोद को उनकी सादगी ने खींच लिया। कुछ मुलाकातें, बातें और फिर वो मुलाकातें किसी कोने में घंटों लंबी बातों में बदलने लगी। विनोद खन्ना उस वक्त स्टार बनने की सीढ़ी चढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने प्यार को दुनिया से छुपा कर रखा। बहुत जल्दी उन्होंने गीतांजलि से शादी कर ली। कहा जाता है कि शादी बहुत सिंपल थी, कुछ करीबी और फैमिली, बस दोस्त शामिल थे। विनोद खन्ना कहते हैं मैं पर्दे पर हीरो हूँ और असल में मैं सिर्फ गीतांजलि का हूँ। शादी के कुछ बाद विनोद
और गीतांजलि के 2 बेटे हुए, राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना। विनोद सेट पर होते, शूटिंग करते, लेकिन शाम को घर लौटकर अपने बेटों के साथ खेलते थे। कई बार वो शूटिंग छोड़कर घर आ जाते थे, सिर्फ बच्चों को गोद में उठाने के लिए। एक सुपरस्टार जो सबसे लिए सबसे हैंडसम हीरो था, असल में वो एक फैमिली मैन था। लेकिन कहते हैं ना, स्टारडम का बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे जैसे विनोद खन्ना का नाम बढ़ने लगा, वैसे वैसे उनका खालीपन भी बढ़ने लगा। वो शूटिंग के बाद भी बेचैन रहते थे। उन्हें लगता था फिल्मों से नाम तो मिल रहा है, पर दिल को सुकून नहीं। और इसी बीच उनकी लाइफ में आए रजनीश, जिन्हें दुनिया ओशो के नाम से जानती है। ओशो की बातें विनीत खन्ना को भीतर से छू गई। वो शूटिंग से फ्री होते तो पुणे के आश्रम चले जाते। गीतांजलि ने समझाने की कोशिश की, बच्चों की तरफ खींचने की भी कोशिश की, लेकिन विनोद खन्ना एक और सफर निकल चुके थे। सोचिए, एक पत्नी जिसे सुपरस्टार पति को इतने शोर शराबे के बावजूद कभी नहीं रोका। अब वो दिन रात अकेली बैठी रहती थी। राहुल और अक्षय छोटे थे, वो पूछते थे पापा कब आएंगे, पर अब पापा ओशो के आश्रम में गार्डनिंग कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, फिल्मों से दूरी बना ली और घर से भी। कई साल ऐसे ही बीत गए। एक वक्त आया जब गीतांजलि ने हार मान ली। उन्होंने तलाक ले लिया और विनोद खन्ना ने सब कुछ छोड़ दिया। रिश्ता टूट गया, पर अधूरा रह गया, क्योंकि विनोद खन्ना कभी उस मोहब्बत को भुला नहीं सके। गीतांजलि ने भी कभी मीडिया में कुछ नहीं कहा, वो आज भी बहुत कम दिखती हैं। विनोद खन्ना ने खुद को ओशो में डुबा लिया और पुणे आश्रम में अमेरिका तक ओशो के साथ चले गए, कभी माली बनकर और कभी चौकीदार बनकर। एक सुपरस्टार अपने हाथों से पेड़ लगा रहा था, पर दिल में कहीं न कहीं गीतांजलि थी, राहुल और अक्षय थे जो अधूरे रह गए। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ओशो के आश्रम में जाकर एक दिन गुरु ने, जिन्होंने भारत में नहीं पूरी दुनिया में लाखों को अपने विचारों में खींच लिया, उनकी बातें काम, क्रोध, माया, मोह से ऊपर था। लोग उनकी स्पिरिचुअली बातें सुनते थे, उनको छोड़कर अपना शिष्य बना लेते। विनोद खन्ना भी उन्हीं में से एक थे, उनके शिष्य बन गए। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, कोई आम आदमी नहीं थे, बॉलीवुड के स्टार थे। कहा जाता है कि 70 के दशक के आखिर में विनोद खन्ना पहली बार ओशो के आश्रम गए। शुरू में बस सुनने गए थे, लेकिन ओशो की बातें सीधा उनके दिल पर उतर गई। शूटिंग खत्म होते ही विनोद खन्ना सीधे पुणे चले जाते। धीरे धीरे उनका फिल्मों से मन हटने लगा। वो घंटों ध्यान में बैठते, सत्संग सुनते, ओशो के साथ वक्त बिताते। उधर फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मच गई। एक सुपरस्टार जो अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, वो अचानक गायब रहने लगा। प्रोड्यूसर परेशान, डायरेक्टर परेशान, लेकिन विनोद खन्ना को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें बस ओशो चाहिए थे और सुकून चाहिए था। कुछ साल बाद ओशो अमेरिका चले गए और उन्होंने एक पूरा कम्यून बनाया, रजनीशपुरम। एक पूरा शहर ही बस गया सिर्फ ओशो के शिष्यों का। विनोद खन्ना ने सब कुछ छोड़ दिया, फिल्म में, फैमिली, स्टारडम, और पहुंच गए अमेरिका। सोचिए, जिस इंसान की तस्वीरें लड़कियों के पर्स में रहती थी, वो अमेरिका के एक ओरेगन बगीचे में पौधे लगा रहा था। विनोद खन्ना ने ओशो के लिए माली का काम किया, झाड़ू लगाई, सफाई किया, नल ठीक किए, ध्यान किया और खुद को खोजा। कई लोग मजाक उड़ाते थे, देखो सुपरस्टार माली बन गया, लेकिन विनोद खन्ना मुस्कुराते थे, कहते थे मैं अब खुद जी रहा हूँ, किसी किरदार में नहीं हूँ। इधर भारत में गीतांजलि अकेले रह रही थी। फिर कुछ टाइम बाद बीता, विनोद खन्ना एक बार फिर से इंडिया आए। 1985 के आसपास ओशो के अमेरिका के आश्रम में विवाद बढ़ने लगा। वहीं लीगल केस, सरकार के झगड़े, अंदरूनी पॉलिटिक्स, सब कुछ होने लगा। ओशो ने कई शिष्यों को भारत भेज दिया और उन्हीं में से थे विनोद खन्ना। कहा जाता है विनोद खन्ना खुद भी अंदर से तैयार थे लौटने के लिए। वो अपने बेटे को मिस कर रहे थे। उन्हें एहसास हो गया, अध्यात्म जरूरी है पर जिम्मेदारियां भी जरूरी हैं। करीब 4 साल बाद विनोद खन्ना मुंबई लौटे, लेकिन ये बॉलीवुड अब पहले जैसे नहीं था। जहां एक वक्त वो अमिताभ के बराबर थी, वहां अब कई हीरो आ चुके थे, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल और जैसे नए चेहरे।
विनोद खन्ना के लिए वापस अपनी जगह बनाना बहुत कठिन हो गया था, लेकिन उनके अंदर अभी भी स्टारडम बाकी था। दयावान कमबैक के बाद ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। फिर चांदनी में विनोद खन्ना नजर आए श्रीदेवी के साथ। लोगों को वही पुराना चार्म वापस दिख रहा था। प्रोड्यूसर फिर से उन्हें साइन करने लगे, पर अब विनोद खन्ना बदल चुके थे। वो सेट पर शांत रहते थे, ध्यान करते थे और कम बोलते थे। इन्हीं दिनों विनोद खन्ना की जिंदगी में आई कविता। कविता इंडस्ट्री से बाहर थी, मीडिया से दूर और सिंपल फैमिली की लड़की थी। कहा जाता है कविता ने विनोद की मुलाकात